हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट के पीवाईक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एमसीक्यू एमएसक्यू टाइप के पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में हम कई सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको कई सारे नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कई सारी नई ट्रिक बताऊंगा और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की अप्रोच बताऊंगा। तो हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और उसको आप पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, तो आपकी जो स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे पहले हमने दो क्वेश्चन लिए। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन तो गेट ईएससी का क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये गेट ईएससी शायद 2021 में ये इसे में ईएससी में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले, अब इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि हमारी 5x5 की मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन द 5x5 मैट्रिक्स इट इज गिवन दैट ए हैज ओनली वन रियल आइगन वैल्यू। अब इस बात को पहले आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इट इज क्या बोला, इट इज गिवन दैट ए हैज ओनली वन रियल आइगन वैल्यू। तो इस जो मैट्रिक्स की है उसको उसमें हमको सिर्फ इसमें वन रियल आइगन वैल्यू निकालनी है। तो देन द रियल आइगन वैल्यू ए इज, ए जो हमारी मैट्रिक्स है उसको हमको पहले इसको हमको अपने इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमारी एक जो आइगन वैल्यू होगी वो हमारी रियल आइगन वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में क्या हमको सारी आइगन वैल्यू निकालना जरूरी क्या, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछ रहा ना कि सिर्फ रियल आइगन वैल्यू हमको बतानी है। तो हमको सिर्फ एक रियल आइगन वैल्यू निकाल के दे देनी है, वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आए ना, तो आप सॉल्व करने से पहले एकदम से सॉल्व करना मत कि आइगन वैल्यू बोला तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले आप ये देखिए करिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक रियल आइगन वैल्यू बतानी है, तो इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो आइगन वैल्यू निकालने का तरीका हमको पता है कि हमारा फार्मूला क्या होता था, ए माइनस लेमडा आई, और डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल करना होता था। ठीक है, तो अब इसको हम पहले थोड़ा सा, अब 5x5 का है तो इसको हम अपने उस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके फार्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको फार्मूला के फॉर्म में हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस लेमडा 2 3 4 5 5 1 माइनस लेमडा 2 3 4। अब यहाँ पे 4 5 1 माइनस लेमडा 2 3। अब यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे 1 माइनस लेमडा और यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे आ गया 2 3 4 5 और 1 माइनस लेमडा। ये हमारे किसके 0 की इक्वल है। अभी यहाँ तक आई होप आपको कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हमको क्या, इस मैट्रिक्स को पहले तो 5x5 का मैट्रिक्स है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे, एक एक को खोल के सॉल्व करेंगे, अगर इसका कोफैक्टर निकाल कर हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी मेथड है और शायद मुझे नहीं लगता कोई 20 मिनट से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो अब ये होगा कि भैया अब इसको सॉल्व जल्दी कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले यार हम इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा मैट्रिक्स को क्या मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या मैट्रिक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें अगर आप ये देखिए कि अगर हम कॉलम को अगर ऐड करें तो कितना आ रहा, 5 4 9 9 2 11 और 3 14 और 1 15 आ रहा। और यहाँ पे 5 2 7 7 4 11 3 14 और 1 15। तो अगर हम ये सारी कॉलम में ऐसा ही आ रही है, अगर हम रो को ऐड कर रहे हैं तो 2 3 5 5 10 5 5 10 और 4 14 और 1 15 आ रहा। तो अगर हम क्या इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैं इधर सॉल्व किया देगा, तो अगर हम क्या इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं कि R1, ये कॉलम को हम लिख लेते हैं, कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 को ऐड कर देते हैं। सॉरी, तो इसमें क्या करेंगे, C1 में हम ऐड कर रहे हैं C2 प्लस C3 C4 और C5 को। अगर हम ऐसे करके देखते तो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रही है, तो हम चारों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे। तो हमारी मैट्रिक्स जो आएगी ये आएगी 15 माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस लेमडा 15 माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस लेमडा और यहाँ पे एज इट इज
2 1 माइनस लेमडा 5 4 3 3 2 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 5 3 4 2 3 1 माइनस लेमडा एंड 2 5 और 1 माइनस लेमडा। अब ये किसके इक्वल है? 0 के। अब हमको ये पता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि हमारी 1 रियल आइगन वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब ये डिटरमिनेंट हमारा किसके 0 के इक्वल है, हम जानते हैं। तो क्या हम इसमें अगर 15 माइनस लेमडा को बाहर कॉमन ले तो यहाँ पे अंदर 1 आ जाएगा। तो हमको ये पता है कि इसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी। इसकी एक आइगन वैल्यू हमारी 15 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 की इक्वल होगी कि नहीं। तो इस अगर यहाँ से हम मैट्रिक्स अपने निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा इक्वल 15। तो ये हमारी क्या एक आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू। जो बाकी आ रही है क्या पता हमको रियल है कि इमेजिनरी है। बस हमको इससे क्या मतलब है कि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 1 रियल आइगन वैल्यू हमको बतानी है। तो क्या हमारी 1 रियल आइगन वैल्यू आ रही है, तो हमको इससे कोई लेना देना। हमने अपना 15 माइनस लेमडा को बाहर निकाला, 0 के इक्वल किया, क्योंकि हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस लेमडा है इक्वल टू 0 के इक्वल कर देना होता है हमको। तो इससे हमको कोई मतलब होना चाहिए क्या? नहीं। तो ये इक्वल 15 माइनस लेमडा को 0 के इक्वल किया, लेमडा की वैल्यू 15, जो हमारी आइगन वैल्यू 15 आ गई। तो इसमें हमारी जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा क्या, 15, जो हमारी 1 रियल आइगन वैल्यू। अब इसमें क्या हमको बाकी चीजें निकालने की जरूरत थी क्या क्वेश्चन में? तभी मैं बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कीजिए, देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि गेट अक्सर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होती है उसी से हमको फंसाता है। कई स्टूडेंट है कि रियल आइगन वैल्यू सुना और सॉल्व करने लग गए, बट यहाँ पे 5x5 का मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करने जाएंगे एक एक आइगन वैल्यू निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसने खुद क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ हमको 1 रियल आइगन वैल्यू से मतलब है, तो हमने एक रियल आइगन वैल्यू उसको निकाल के दे दी, यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, इसमें एक हमारी ए मैट्रिक्स है जो जिसमें आई की वैल्यू हमको दी गई है -√-1। देन हमको पूछ रहा है डिटरमिनेंट निकालने का। अब डिटरमिनेंट निकालने का एक मेथड तो है जो हम पुराना वाला जिससे हम सॉल्व करते हैं, बट हमको ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें 1/3 भी है बाहर। तो अगर इसको सॉल्व कर, तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो इसको हम क्या, ये इस फॉर्म में है मैट्रिक्स हमारे, इस फॉर्म में है ना, ये पहले 2x2 की मैट्रिक्स है, ये हमको पता है। हाँ, तो उसके बाद ये क्या इस फॉर्म में है, दी गए है। अगर इसको हम जानते हैं भैया कि अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो k की पावर में क्या आ जाएगा, n जो होता है वो हमारी मैट्रिक्स का टाइप होता है। जैसे ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसमें n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 2, तो और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 1। तो क्या इस मैट्रिक्स को हम इसके फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे फिर डिवाइड कर रहे हैं 1/3 से, तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए क्वेश्चन ये दिया गया है, क्योंकि अगर हम इसमें क्या करेंगे मोस्टली स्टूडेंट कि सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, हमको तो पता है भैया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद 1/3 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। बट वो आंसर गलत होगा, क्योंकि इसमें हमको mod a डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। वो क्वेश्चन में चाहता है क्योंकि अगर हम इससे कॉमन निकाल रहे हैं तो पावर n आती है। ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार गेट में पूछा गया है और इससे हम कई सारे क्वेश्चन अभी और भी देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यही फंसाने वाला पॉइंट यही है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर हम इसकी पावर में लिखते हैं तो जो मैट्रिक्स का टाइप होता है वो उसकी पावर में आ जाता है। तो अब इसको हमको इसके फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये हमारी मैट्रिक्स इस फॉर्म में दी गई है हमको, इसके फॉर्म में, क्योंकि 1/3 है अंदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 की पावर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। अब हम अपनी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम अगर निकालें तो क्या आएगा, -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + j इंटू 1 - i, सॉरी यहाँ भी i होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई ये वैल्यू। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, सबसे पहले 1/3 बाहर है, स्क्वायर
अब यहाँ पे क्या आ रहा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस इसको अंदर, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ जिसको सॉल्व समझ में ना आया हो तो देख लेना। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व अंदर एक बार और खोल के लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा -1, अंदर साइन चेंज -1 और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। अब यार हमको एक चीज़ ये तो पता होगा सबको कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हमको पढ़ाया गया है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू का -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखना है तो यहाँ पे -1 आ रहा। ठीक, आई को कोई कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे ना हम लोग। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस साइन ओपन किया, एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले -1, यहाँ पे आया 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब आई होगा कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे आया -1 -2 आ गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर 1/3 का स्क्वायर भी दिया गया है इंटू -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ रहा 1/9 इंटू -3 मल्टीप्लाई करा दिया, 3 2 जा 3 3 जा 9, तो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आ रहा, -1/3, जो हमारा आंसर होगा। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन पे स्क्वायर नहीं लगाते, क्योंकि मैट्रिक्स का हमको सिर्फ इसमें सिर्फ क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन के कराने का मेरा मोटिव यही था, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इसमें हम पावर लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट हमको निकालना, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन, क्योंकि ये आप ध्यान दीजिएगा कि ए में हमारी मैट्रिक्स दी गया है, ये भी दी गई है और 1/3 भी दिया गया है, क्योंकि ये हमारी इस फॉर्म में मैट्रिक्स दी गई है, हमको निकालना है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को अगर हम तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में ही निकल गया कि k की पावर n और इंटू डिटरमिनेंट है, तो k की पावर n हमारा 2 था, पावर लगाया, उसको सॉल्व किया, आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार गेट में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। इससे कई सारी इजी ट्रिक्स भी बनती है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया गया इस फॉर्म में दिया जाता है, उसको बस हम लोग ये इस फार्मूले में अप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आज के लेक्चर में कई सारे गेट के पीवाई को सॉल्व करेंगे। तो एक हमारा जो मैट्रिक्स है, इसमें हमको रैंक निकालना है बेसिकली। तो मैट्रिक्स क्या है, ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें हमारी वैल्यू है 5 1 3। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 3। 5 1 3 10 0 6 10 2 6। अब इसमें हमको क्या करना है, इसकी हमको भैया बतानी है फाइंड द रैंक। फाइंड द रैंक। चलो 1 मिनट आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि रैंक के मैंने कई सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं, और यार ट्रस्ट में एवरी ईयर आप गेट की पीवाईक्यू उठाकर देखिएगा, एवरी ईयर रैंक से क्वेश्चन आता ही आता है, इनडायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली किसी में रैंक का यूज होगा, बट अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो ये हमारे लिए एक तरह से बोनस है, क्योंकि मैंने कई सारे आपको रैंक के क्वेश्चन बताए हैं, और रैंक निकालना कोई इतना डिफिकल्ट मेथड नहीं है कि रैंक निकालने में बहुत प्रॉब्लम मिल रही है। अगर 2 मार्क्स मारा तो 2 मार्क्स हमारे लिए बोनस हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यार इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसको हम थोड़ा सा पहले रो एचलॉन फॉर्म में बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, जितने ज़्यादा हम 0 कर सकते हैं। अब इसको यार देखो, एक तरीका मैं इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसको एक तरीका और बताता हूँ, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने रैंक निकाली है वो सही है कि नहीं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है गेट में कि जिसमें हम एक तो पहले तो हमको टाइम का प्रेशर होता है, उस पर से हमको अगर हम उसमें 0 नहीं बना पा रहे तो हमको लगता है कि रैंक 3 होगी, और उसके बाद क्या पता, अब हमको नहीं उस टाइम समझ में आया, बट उसकी और भी उसको हम मिनिमाइज कर सकते थे, जिससे हम उसकी रैंक शायद 2 आ रही हो, बट हमको कैसे पता चले कि हमारा आंसर सही है। तो इसको चेक करने का एक तरीका मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको मिनिमाइज करने का तरीका है, सबसे पहले यार हम इस रो को इस रो में चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एक 0 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा,
ऐसा करके देख ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज R2, सिंबल याद हमको पता है कि ये इंटरचेंज का सिंबल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स हमारी आ गई, तो इसमें क्या है, इसको हम इसमें चेंज करें, तो 1 0 2, यहाँ पे आ गया 5 10 10, यहाँ पे आ गया 3 6 6, ये आ गया। अब हम इसमें कोई, अब भैया किसी तरह जिसको कुछ तो जीरो बनाए, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा मिनिमाइज हो। तो क्या अगर हम R1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैट्रिक्स में ये 2 जीरो हो जाएंगे, कर सकते हैं। तो R2 माइनस 5 R1, ये करके देखते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ रही है, अब इसमें 1, पहले R1 में कोई चेंज है नहीं है, तो R2 में चेंज है, तो अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा है, ये जीरो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जीरो है, 0 0 10, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराया तो 10 10 माइनस 10 0। अब ये थर्ड रो एज इट इज। अब कुछ जीरो बना सकते हैं क्या, अभी भी हम जीरो बना सकते हैं। अगर हम R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या करेंगे, R3 में, अब यहाँ पे क्या करेंगे, R3 में जो है R3 माइनस 3R1, अगर हम 3 में मल्टी, इसको पहले R1 में कोई चेंज है नहीं है, 1 0 2 0 10 0, अब 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में, 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे एज इट इज 6, यहाँ पे 6 हो गया तो 6 6 0 आ जाएगा। अब अभी भी इसमें रैंक हमारी कितनी आ रही, रैंक अभी भैया अगर हम मिनिमाइज किए उसके बाद भी रैंक अभी हमारी 3 ही आ रही। अब इसको और हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्या अभी, तो अभी अगर आप बोलेंगे तो पता नहीं। अब देखो यहाँ पे चेक करने का तरीका, अगर हमको यहाँ पे ऐसे मानो अगर हमने क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व किया, उसके बाद हमको लगा कि अभी इससे ज़्यादा मिनिमाइज क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो हम यहीं पे आंसर टिक करें और चले गए। अब इसको चेक करने का तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ। हमारी मैट्रिक्स क्या आ रही निकल के, मैट्रिक्स निकल के आ रही 1 0 0 0 10 6 2 0, और यहाँ पे आ रहा है 0। तो अब उसको चेक करने का तरीका है कि अगर ये हमारी क्या फाइनल रैंक आ रही है। अब इसको अगर चेक करने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप इसका डिटरमिनेंट निकालो। पहले आप डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट अगर निकालते हैं तो 1 के पहले सबसे पहले 1 के उससे ओपन करेंगे तो ये 0 ये 0, यहाँ पे आ गया 0 0 के हिसाब से लेके नहीं तो +2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाली कॉलम को छोड़ देंगे, ऊपर वाली रो को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी आ रहा है 0, तो हमारा क्या रिजल्टेंट 0 आ रहा ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको आप नोट करके भी लिख लीजिए। अगर मैट्रिक्स का अगर हमने डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो अभी ये मैट्रिक्स हम और मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारा मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब हम मैट्रिक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको आप नोट करके नोट डाल के लिख लीजिए। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती तो यही हमारी फाइनल आंसर होता, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू इससे ज़्यादा हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो यही हमारी क्या होती, रैंक होती। तो यही हमारी यहाँ पे जगह अगर हम ये इक्वल 0 के इक्वल में नहीं होता तो हमारी रैंक आ जाती 3। अब अगर ये मैट्रिक्स में अभी हम इक्वल 0 के कर रहे हैं, हमारा क्या आ रहा है, इक्वल 0 आ रहा है, तो अभी हम इस मैट्रिक्स को और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको अभी और हम मिनिमाइज कर दीजिए, हमारे एक चेक करने का तरीका है। तो अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे गेट में और अगर आपको लग रहा है कि अभी पता नहीं मिनिमाइज और कर पा रहा हूँ कि नहीं, रैंक 3 आ रही है अगर आपकी, और अगर आपको लग रहा है कि अभी मैट्रिक्स मिनिमाइज अब नहीं हो रहा, तो एक बार ये इस तरह से डिटरमिनेंट आप निकाल लेंगे, और उसके बाद अगर वो 0 के इक्वल हो रहा है तो मैट्रिक्स हम अभी और मिनिमाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी रैंक अभी उतनी नहीं है जितनी हमको लग रही है। और उसके बाद अगर मैट्रिक्स इक्वल 0 नहीं हो रहा तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा जो रैंक हमारी निकल के आ रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसको और मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें और मिनिमाइज क्या कर सकते हैं, इस 6 को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम कर सकते हैं कि R3 माइनस 6/10 R2। अगर हम इसमें 6/10 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मैट्रिक्स क्या आ रहा है, तो ये 10 0 6 आ जाएगा। यहाँ पे करके देखते हैं 1 0। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतने ज़्यादा आपका दिमाग खुलता जाएगा और आप क्वेश्चन को जल्दी से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इसमें जो ये हमारी इक्वेशन लगा पाएंगे।
0। अब यहाँ पे 6 10 इंटू 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 6। एक एक स्टेप में तभी आपको आराम से सॉल्व करके बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 0। अब हमको क्या पता है, हमारा सीधा सा पता है हमको कि R3 में R3 माइनस R2, अगर ये हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अगर ये हम कर रहे हैं तो आ रहा हमारा 1 0 2 0 6 0 0 0 0। अब यहाँ पे हमारी क्या आ रहा है, रैंक हमारी आ रही है 2। अब कह दो भैया एक बार फिर से चेक करके बताइए आप हमको कि रैंक हमारी 2 आ रही है कि नहीं। तो उसी से हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 लेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो मगर हम इससे ज़्यादा और मिनिमाइज नहीं कर सकते इक्वेशन, तो यही हमारी फाइनल रिजल्ट होगी। रैंक की वैल्यू हमारी क्या आ रही, 2। तो इस मैट्रिक्स का आंसर होगा, अगर हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी रैंक क्या है, तो रैंक हमारी आ रही है इस मैट्रिक्स की 2। आई होप अभी तक इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, इससे अब 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें हमको अगर रैंक 3 आ रही है, हमको लग रहा है कि भैया अभी रैंक और मिनिमाइज हो सकती है, और अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा तो आप डिटरमिनेंट निकाल के क्वेश्चन को चेक कर लिया करिए। उसके बाद आपको अगर 0 के इक्वल आ रहा तो मिनिमाइज हम और करेंगे, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो रैंक हमारी 3 होगी, आंसर टिक करेंगे निकल जाएगी। अब इसमें एक यार देखो, अब पहले आप इस तरह क्वेश्चन करिएगा नहीं, मतलब गेट में जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर देखिए 3x3 का यार देखो क्वेश्चन आ रहा ना, तो मोस्टली रैंक या तो 3 आती है या रैंक 2 आती है। तो अगर हम मैट्रिक्स दी गई है, आप अगर उसको मिनिमाइज नहीं करना चाहते ना, तो आप डिटरमिनेंट पहले निकाल लो। डिटरमिनेंट निकाल, अगर 0 के इक्वल आ रहा, सबसे पहले सुनो, 0 के इक्वल आ रहा तो रैंक 2 ही आएगी। और अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो हमको पता है रैंक 3 आएगी, आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्यों इतना फालतू में मिनिमाइजेशन कि हम करें, बाद में हमको पता चला मिनिमाइज नहीं हो रहा, उसके बाद रैंक 3 आ गई। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, इसे आप अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं तो कई सारे मॉक वगैरह में इसका यूज करता रहता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालो। अगर नॉट इक्वल आ रहा तो सबसे पहले ही इनको पता चल गया कि रैंक हमारी 3 है, क्यों फालतू में मिनिमाइज करें, उसे रो एचेलॉन फॉर्म में बनाएं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। इसमें हमारा एक क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, फॉर ए, थोड़ा सा फार्मूला मैं इसमें चेक करने वाला हूँ, तभी मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लेके आया। फॉर ए है, ए मैट्रिक्स दी गई है जिसमें हमारी मैट्रिक्स है 1 माइनस tan x 1। पूछ रहा है द डिटरमिनेंट ऑफ ए tan ए इनवर्स इच। आपके ऑप्शन है, देखो ऑप्शन में ले लो। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा ऑप्शन है बी cos 4x, तीसरा ऑप्शन है सी 1, चौथा ऑप्शन है डी 0। चलो करो, अब 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप देखिए, सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स हमको दी गई है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और इनटू ए इनवर्स इच क्वेश्चन मार्क, तो इसकी वैल्यू हमको बतानी थी। तो यार देखो, अब इसमें एक तरीका है हमारा कि हम पहले इसका ए इनवर्स निकालें, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज मतलब हमको पता है डैश का मतलब है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, हमको अच्छे से पता है ना। तो उसके बाद फिर दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर जो हमारे उसके बाद फिर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये है जो स्टूडेंट करते हैं, जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा है, जिनको अच्छे से फार्मूला का नॉलेज नहीं है, जिसे प्रॉपर्टीज का नॉलेज नहीं है, तो वो स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व होगा। बट यार ये क्वेश्चन पूछा कितने मार्क्स में गया था, पूछा गया था क्वेश्चन 1 मार्क्स में। तो क्या गेट आपसे इतना सब करवाएगा 1 मार्क्स में, पहले सोचने वाली बात है। तो इसमें मैट्रिक्स की हमको जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बोलोगे कि भैया आप क्या बोल रहे हो, मैट्रिक्स
निकालना उसी से, और आपको लॉग मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं। तो मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है। देखो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है देखो ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स हमको बताना। तो इसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू 1 ऑफ ए, हो गया, इस फॉर्म में लिख लिया। अब उसके बाद इसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये ए ट्रांसपोज हो गया, अब ए इंटू ए, अब यहाँ से डैश ही होता है तो इसको हम क्या इसके ये हमारे किसके इक्वल होता है, ये हमारे इक्वल होता है ये हमारे पहले समझो ऐसे, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और एक तरीका ये है ट्रांसपोज को डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आप देखो एक प्रॉपर्टी ये है, पहले मैं समझ लो कि अगर कोई मैट्रिक्स हमको दी गई है उसका हम ट्रांसपोज निकालना है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ए मानिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसका ऐसे भी डिटरमिनेंट, जैसे देखो ए इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल ए ही होता है, समझ गए। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज के क्लास में बताया था कि जो हमारी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, अगर हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें उसके बाद इसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें, दोनों ही आंसर सेम आएंगे। आपको समझ में आ गया। तो जहाँ पे कि हम इसको ये लिख सकते हैं ना, ए ट्रांसपोज को हम ये डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं इनटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट कैंसिल, जीरो की इक्वल किए थे तो हमारा आ रहा है जीरो की इक्वल ना करो तो इक्वल 1 आंसर आएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन था। अब देखो इतना भी जिसको जो और आलसी है उनके लिए लो सेकेंड मेथड, कि जो हम भैया हमको ये भी नहीं पता कि ये डिटरमिनेंट ट्रांसपोज के इक्वल होता है कि नहीं होता, तो उनके लिए जो थोड़ा सा लेजी है तो उनको थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रहेगी। तो क्या यार, एक चीज़ ये बताओ कि ए ट्रांसपोज लिखे रहने थे जैसे कि ए ट्रांसपोज हमारी ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती थी कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल होता था, आइडेंटिटी के, ये होता था। ये हमको पता है, इसको तो मैंने लिखवाया भी है और उसको बताया, चीट के बहुत बार बोला है कि इसको याद कर लेना। तो ये हमको पता है आई के इक्वल होता है। आई हमारा क्या होता है, आई हमारा होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की वैल्यू हमको पता है कि नहीं, क्या होती है आइडेंटिटी की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। इसे भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब ये पहला मेथड, दूसरा मेथड, जिसको ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी नहीं पता वो इससे सॉल्व करेंगे, जिसको ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है उसको तो यार देख के आंसर इसमें बिना पेन उठाए क्वेश्चन ही सॉल्व होना चाहिए था। हमको पता है डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, हमको ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी पता है ट्रांसपोज ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है। आइडेंटिटी की वैल्यू हमारी 1 आती है, 1 ऑप्शन में टिक किया, आगे बढ़े। नहीं तो जिनको कुछ नहीं पता वो भैया सॉल्व करो, निकालो, पहले ट्रांसपोज निकालो फिर उसके बाद इनवर्स निकालो और उसके बाद फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो। और जिनको प्रॉपर्टीज पता है वो खेले। 1 मार्क्स आंसर टिक किया। तो गेट में उतने भी क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस वो चेक करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी कितने से अच्छे आ रहे हैं, आप क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो यार आप कर ही सकते हो गेट में, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है, ए मैट्रिक्स हमको दिया गया है 2, तो मार्क करके एक ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 2 0 0 0, यहाँ पे आ रहा 3 6 0 0, यहाँ पे आ रहा 4 7 अल्फा, यहाँ पे आ रहा 0, यहाँ पे आ रहा 5 8 बीटा गामा। अब कई लोगों के बीटा गामा देख के ही होश हो रहा होंगे कि अब ये इसमें क्या ही पूछ लेगा। फॉर विच ऑफ द कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा एंड गामा is the rank of
रैंक ऑफ ए एटलीस्ट क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब इसमें आप देखो ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब पहला ऑप्शन है कि अल्फा की वैल्यू 0 होगी एंड बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड, एक होगा अल्फा की वैल्यू बीटा होगी और गामा इक्वल 0 के इक्वल होगा। अब थर्ड ऑप्शन है हमारा बीटा गामा 0 इक्वल होगा एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ है अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू होंगे 0। अब ये क्वेश्चन यार देखो एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एमएसक्यू क्वेश्चन है। एक किसी ने कमेंट किया था लेक्चर में गेट वाले में कि भैया एमएसक्यू क्वेश्चन कराओ, तो अब ये एमएसक्यू क्वेश्चन है। ये ईएससी में गेट की एससी एग्जाम में पूछा गया। एक मिनट, आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं आता हूं। आज वो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका, अब देखो सबसे पहले यार हम ऑप्शन को रख के इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर विच ऑफ द कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा गामा इज द रैंक ऑफ एटलीस्ट 3। क्वेश्चन में क्या ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि रैंक हमारी 3 एटलीस्ट 3 होगी। मतलब जो हमारी रैंक अगर हम पी ए मान लें तो एटलीस्ट 3 की इक्वल होगी। मतलब 3 का मतलब है कि ये तो रैंक अगर 3 या तो 3 होगी, एटलीस्ट 3 के इक्वल होगी, या तो 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, क्योंकि 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। 4 से ज़्यादा तो आएगी नहीं। कई मान होंगे तो कहेंगे 4 से ज़्यादा वही आ रहे, तो ये तो एटलीस्ट पूछ रहा, तो एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 3 तो हो सकती है या 4 हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें हमको ये पता चल गया। अब उसके बाद अब इसमें हम वैल्यू सिंपली इसमें हम क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने दिमाग नहीं लगाना कि इसमें हम रैंक निकालना चाहें मिनिमाइज करें, वो अभी पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके इसमें हम रैंक ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो आप पहले यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू 0 रखते हैं और बीटा की गामा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इसमें मैट्रिक्स हमारे क्या निकल के आएगी, तो 2 3 4 5 0 6 7 8 0 0। अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दिया, बीटा की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 तो मानिए हम 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 0 और गामा की वैल्यू भी हम मानिए 2 पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट बोला नहीं है कि 1 ही पुट करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब इसमें ये बताओ, इसको हम मिनिमाइज करें या कुछ करें तो इसमें हमारी रैंक की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसमें अगर आप इसको 1 रखना है तो 1 भी रख सकते हो। तो इसमें हमको ये पता है अगर हम इसको इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भैया 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इसकी मिनिमम रैंक आ जाएगी, मिनिमम रैंक आ जाएगी 3। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि एटलीस्ट 3 रैंक 3 तो होनी चाहिए, तो 3 हो या 4 हो। इससे हमको मतलब अगर 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से अगर कम हुई तो हमारा खेल खत्म, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा पहला सही है। अब हम सेकंड में अप्लाई करके देखते हैं। सेकंड में बोला है अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू 0 रख दो। तो अब तीनों में अल्फा की वैल्यू 0 थी, बीटा की भी वैल्यू हमने 0 रख दी, गामा की वैल्यू भी हमने 0 रख दी। तो अब इसमें हमारी रैंक कितनी आ रही, इसमें हमारी रैंक आ रही 2, इसमें हमारी रैंक आ रही भैया 2। तो 2 हमारा सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था एटलीस्ट 3, तो 2 हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी रैंक हमारी ये तो 3 होगी ये तो 4 होगी। तो ये हमारी आंसर गलत है। अब थर्ड रख के देखते हैं, बीटा गामा की वैल्यू 0 रख दो और अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रखना, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू हमने रख दी 1 और बीटा की वैल्यू हमने 1 रख दी और गामा की अल्फा की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल, अरे दोनों की वैल्यू 0 रखनी है यार, यहाँ पे दोनों 0 रखनी है और अल्फा की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आगे 1 माना 1 रख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे रैंक कितनी आएगी, इसमें इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है डिटरमिनेंट देख के भैया हमारी रैंक 3 आएगी, और 3 आया तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है क्योंकि उसने बोला है एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए। ठीक है, अब चौथा है कि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रखो, तो तीनों में यार सीधा 1 रख दो, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हमको सीधा सीधा पता है, इसमें अगर आप निकालोगे तो कई मान लोगे कि फट से करेंगे कहेंगे यार भैया तो 0 बना दिया हमने, रैंक 3 आ गई। अब रैंक 3 नहीं आ रही उसकी, अगर हम 0 पे बनाएंगे इसको तो इसमें रैंक आएगी 4, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 1 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो रैंक 4 आ रही, तो रैंक 4 आ रही तो हमारा 3,4 बोला था, तो अगर हमारी 3 होनी चाहिए तो हमारी मैट्रिक्स की रैंक 4 होनी चाहिए, तो 4 हमको पता है तो 4 आ रही, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही। तो ये एमएसक्यू है, इसमें हमारा पहला तीसरा चौथा ऑप्शन सही था। तो एमएसक्यू क्वेश्चन में ऐसे हम क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया, इसमें कई सारे जो 4 के चारों भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कई सारे क्वेश्चन हमको ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व करने चाहिए, जिससे हमारे आंसर जल्दी सॉल्व हो सकता है। अब इस क्वेश्चन का और कोई जुगाड़ नहीं था कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऑप्शन की हेल्प से ही हम वैल्यू रख रख के देख सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में ये आपके लिए मजेदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स तो इसमें मैट्रिक्स A दी गई है 3 9 -6 2 7 4 -4 4 13 और -9 प्लस x। क्वेश्चन में बोला है हैज 0 एज एन आइगन वैल्यू ईच। ये क्वेश्चन भी आपका ईएससी में भी आया है और गेट में भी आया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, पहले आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो दिया गया है, सबसे पहले हमको इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में हमको पूछा है द वैल्यू ऑफ x फॉर x की वैल्यू हमको बतानी है फॉर विच द मैट्रिक्स है 0। अब इसमें बोला गया लैंग्वेज, फिर ध्यान देंगे आपसे मैंने कई बार बोला है क्वेश्चन में लैंग्वेज को आप अच्छे से ध्यान दिया करिए कि बोल क्या रहा है। विच द 90% स्टूडेंट जो गेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो उनकी गलती यही, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है, अप्रोच पता है, सब कुछ पता है, बट वो क्वेश्चन को जल्दीबाजी में रीड नहीं करते हैं और उसके बाद गलत सॉल्व कराते हैं। अगर पहले हमको क्वेश्चन दिया गया तो उसको समझना है कि उसमें पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही हम उसमें अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया कि है 0 एज एन आइगन वैल्यू, है 0 एज एन आइगन वैल्यू। इसमें मतलब हमको ये बता दिया कि इसमें आइगन वैल्यू जो है वो 0 है, आइगन वैल्यू क्या है 0। तो अब इसमें हमको पूछा है कि x वैल्यू निकालो। अब x की यार देखो वैल्यू निकालने का एक तरीका है कि आप जब आइगन वैल्यू 0 है तो हमको पता है कि डिटरमिनेंट आइगन वैल्यू के इक्वल होता है, हमको पता है ना प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आइगन वैल्यू की वैल्यू 0 है तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कर देंगे। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, x की वैल्यू हमको 0 की इक्वल कर लो, जो रिजल्ट आ रहा वही हमारा आंसर होगा, इतना आप कर लेंगे। अब एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम जैसे लोग यूज करते हैं, तो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो यूज करते हैं कि इसमें क्या करना है यार हमको डिटरमिनेंट निकाल के, तरीका वो भी है। अब सेकेंड मैथड देखो, अब इस क्वेश्चन को मेरा कराने का मोटिव यही था कि पहले आप ज़्यादातर लोग जो इसको वही तरीके से जाएंगे। डिटरमिनेंट हमको पता है भैया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट इक्वल होता है, तो हम डिटरमिनेंट को 0 कर देंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा नहीं, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका यार ये भी है कि आइगन वैल्यू 0 आ रही, हमको ये भी तो पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू
इक्वल किसके होता है, ट्रेस के। तो आइगन वैल्यू सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल ट्रेस होता है। तो ट्रेस की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, गैस मैट्रिक्स से, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। 3 + 7, अब यहाँ पे माइनस है तो 9 + x। अब ये आइगन वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही, ये हमको पता है। तो अब ये 0 आ रही है तो इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 10 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ गया 1 + x = 0 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू यार क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो x की वैल्यू -1 आ गई, -1 आ गई। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 7 3 10 आ गया, यही था ना, -9 10 - 9 कितना आ गया, 1 + x आ गया। तो x की वैल्यू इधर चली गई, -1 आ गई। तो हमारी जो इसमें x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी -1। समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है जो सॉल्व करने का तरीका। तो क्वेश्चन आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पता है हमको कि हमको बस कोशिश करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में यार हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। जो लेंदी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें हमको यार देखो कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, COA, इनके क्वेश्चन लेंदी होते हैं, जिनमें हमको क्वेश्चन पता होता है सॉल्व करने का तरीका, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इन क्वेश्चन को तो हम जल्दी से सॉल्व करके उन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम देकर उनके 2 मार्क्स भी कैप्चर कर लेंगे फटाक से। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से समझो, उसमें देखो कि आप कौन सा मेथड लगाओ जिससे हमारा टाइम भी सेव हो। अगर हमको नहीं क्लिक कर रहा तो आप वही सेकंड मेथड से जाओ। अब बोलोगे भैया ये सब हमको एकदम से नहीं आ जाता तो हम कैसे करें, तो इसका एक ही तरीका है। देखो यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कराने लगाने का तरीका पता चल जाएगा। आपको एकदम से क्वेश्चन देख के हिट कर जाएगा कि भैया हम इस तरह लगाएं तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। इनको क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद हम रिजल्ट बोल क्या। अब से चलिए फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लो, थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा है। लेट R and R2 denoted पूछना, denote the set of set of real number। थोड़ा राइटिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा। एंड द 3 इंजीनियर्स की राइटिंग ज़्यादा सही नहीं होती। द 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over it respectively the value of alpha for which the set of vector। एक वेक्टर का क्वेश्चन देखते हैं यार। अब कई सारे लोग इनको बोलो भैया को वेक्टर तो पता ही नहीं, तो उसको जरूरत भी नहीं है, ऐसे सॉल्व करेंगे यार। क्वेश्चन दिए गए, ये एक हमारी मैट्रिक्स फॉर्म दिए गए है। 3 2 -3 अल्फा 3 - 1 3 लगाना भूल गए, कॉमा लगाना भूल गए। अब यहाँ पे आ गया 1 -5 7 अल्फा डज नॉट। अब क्वेश्चन में आगे भी बोला गया है तो यार लैंग्वेज बहुत लिखना पड़ता है। डज नॉट फॉर्म ए बेसिक ऑफ और क्यूब इज
काफ़ी सारा पहले एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, उसके बाद बताओ क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारी r एंड r क्यूब डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं जो हमारे रियल नंबर, एंड द थ्री डायमेंशनल वेक्टर, ये डायमेंशन हमारे क्या है 3 है, यहाँ पे एक कॉमन है बता लियो, ठीक है। 3 डायमेंशन मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 डायमेंशन मैट्रिक्स कहाँ हुआ, एंड द 3 डायमेंशन वेक्टर सॉरी स्पेस ओवर रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द सेट ऑफ वेक्टर डज द फॉर्म ऑफ बेसिक ऑफ आर पी। कुछ पहले पढ़ा देखो, इसमें क्वेश्चन हमको करना क्या है कि हम 3 डायमेंशन वेक्टर दिए हैं जिसमें हमको अल्फा के इक्वल करना, अल्फा को वैल्यू बतानी है जो हमारी आर क्यू के बेसिक के फॉर्म में होनी चाहिए, डज नॉट फॉर्म में बेसिक ऑफ आर क्यू के। तो यार इस क्वेश्चन में देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लैंग्वेज देखो कंफ्यूज करने के लिए ही दी गई है, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन में हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो देखो कभी कभी ना जुगाड़ी मेथड चल जाता है, तो हम क्या करेंगे इसमें मैट्रिक्स निकालो यार इसकी। पहले बनाओ 2 -3 अल्फा 3 -1 3, अब यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1 -5 और 7 आ गया। अब मजेदार बात, आप देखो जो क्वेश्चन में बोला गया है सेट ऑफ रियल नंबर डायमेंशन वेक्टर स्पेस एंड रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच सेट ऑफ वेक्टर डज नॉट फॉर्म अ बेसिक ऑफ आर क्यूब। अब इसका आर क्यूब का मतलब क्या होता है ना वेक्टर में, तो अगर बेसिक ऑफ आर क्यूब इक्वल नहीं है डज नॉट इक्वल के, तो हमको पता है कि हम इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे यार। देखो किसके इक्वल करेंगे, 0 के, तभी हम अल्फा की वैल्यू निकाल पाएंगे। लैंग्वेज नहीं पता तो आप समझ लो कि अगर हमको इस मैट्रिक्स से अल्फा की वैल्यू निकालनी तो वो हमारे 0 की इक्वल हो चाहिए यार, जो बात को भाड़ बजाय दिमाग की मतलब, ठीक है। अब इसमें हमको अब अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो अब अपना पुराना मेथड डिटरमिनेंट निकालो इसका यार, तो देखो बाद डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करो, 2 इधर से तोड़ रहा है -7, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, 5 3 15 प्लस का, यहाँ पे माइनस है तो पहले से ही 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 21, यहाँ पे -3 आ गया भैया। अब यहाँ पे अल्फा दिया गया था ना, हाँ भैया अल्फा दिया गया है तो थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस अल्फा 4 मत समझ लीजिएगा, अल्फा है। अब उसके बाद फिर 5 3 -15 माइनस, अब यहाँ पे 1 × 1 प्लस का 1 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। ये किसके इक्वल है, 0 के, लिख लियो। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, -7 15 कितना आया, यहाँ पे आ गया 7 का कितना आ गया भैया, ये आ गया 8 आ गया प्लस का, 2 × 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 8 आ गया, और 8 में 8 के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ गया +3, तो यहाँ पे आ गया कितना 21 3 सब्ट्रैक्ट देंगे 18 आ गया, 18 54। अब यहाँ पे आ गया अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भैया, -15 अल्फा और प्लस अल्फा इक्वल 0। अब देखो एक मैट्रिक्स बन गई, मैट्रिक्स की इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 16 और ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 60 और 70, तो यह आ गया 70 माइनस यहाँ पे आ गया 14 अल्फा = 0। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी 70/40, ठीक है, किसकी, माइनस की, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारी इस आर क्यूब के इक्वल होगा। देखो यार, ठीक है, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी हमने किया है, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, बट देखो रिजल्टिंग कंक्लूजन यही है कि जो इसका अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारी आर क्यूब की वैल्यू होगी, क्योंकि देखो यार एक चीज समझो, वेक्टर जो दिए होते हैं ना वो r = r² = r³ ये इक्वल ही होते हैं,
ठीक है। तो अगर हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वही आर क्यूब में भी आर क्यूब का जब हम निकालेंगे मैट्रिक्स तो अल्फा की वैल्यू वही होगी, क्योंकि हम बेसिक यार समझने वाली बात है। यहाँ पे वैल्यू तो हम अल्फा की वैल्यू वही पुट करेंगे ना जो रिजल्ट निकल के आएगा। उसके बाद हम अगर आर स्क्वायर निकालेंगे आर क्यूब निकालेंगे तो जो डिटरमिनेंट निकाले उससे हमको मतलब नहीं, बट जितना जो इक्वल जीरो के इक्वल करेंगे तो आर की वैल्यू वही आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कैलकुलेशन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब आई होप आज हमने जो कई सारे क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का यार मोटू थोड़ा लेंदी क्लास लेने का इसलिए था कि कई सारे क्वेश्चन एक बार में मैं करा पाऊँ, और मैं कई ऐसे क्वेश्चन लेके आया जो ईएससी में भी पूछे गए हैं और गेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, क्योंकि गेट में रिपीट क्वेश्चन नहीं होते ईएससी में, बट गेट के क्वेश्चन ईएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद और गेट में भी यार देखो कोई नए तरीके क्वेश्चन नहीं बना देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, आपको उनको अप्लाई करने का मेथड अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट देखो वो भी चेक करते हैं, वो भी ये चेक करा करते हैं कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को कितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, उसमें देखेंगे लैंग्वेज पे ध्यान देंगे कि लैंग्वेज हमको क्या बोल रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में बेसिकली हमको करना क्या है सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 1 सेकेंड हम पहले दिमाग में ये सोच लेंगे क्या यार हम इसको कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे हमारा क्वेश्चन कम टाइम में हो जाए। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि भैया 65 क्वेश्चन होते हैं 3 घंटे में, बहुत टाइम, बट ऐसा नहीं है यार। वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत जल्दी से वेस्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी निकलता जाता है। लास्ट में जब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आ रहे होंगे, मगर अब जैसे सीओ वगैरह में अगर वो एफसीएफएस वगैरह क्वेश्चन है कई सारे जो उसके क्वेश्चन होते हैं, सीओ में हो गए, ओएस में हो गए और उसके बाद सीएन में हो गए, तो उनका मेथड हमको पता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा लगता है, तो उसमें हमको टाइम देना भी चाहिए। बट अब इन क्वेश्चन में अगर हम टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो उन क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाएंगे, और उसके बाद वो क्वेश्चन हमारे जल्दीबाजी में गलत हो जाएंगे जो हमको क्वेश्चन आ भी रहे होंगे। ठीक है, आई होप जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपका जल्दी गेट का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, कम टाइम है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से आप पहले थ्योरी समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उनको अप्लाई करने का तरीका समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को अप्लाई करिए और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। उसके बाद टाइम पे ध्यान दीजिए कि हमको कम टाइम में जल्दी कई सारे क्वेश्चन करके ख़त्म करने और अच्छे से सॉल्व करने, गलत नहीं करना। क्योंकि यार देखो कई क्वेश्चन में गलती मेरे एक्सपीरियंस से जो होती है, जो क्वेश्चन हमको आ रहे होते हैं ना उन क्वेश्चन में गलती होने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा दिमाग ये काम करना बंद कर देता है। यार क्वेश्चन दिखा, आंखें चमक गई एकदम कि हमको लगा कि क्वेश्चन यार आ रहा, अब हमको लगता है कि यार फटाक से निपटा दें, और उसके बाद जल्दीबाजी में हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं सही से, तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती है। और मैट्रिक्स को यार देखो अगर आप कर रहे हो ना तो थोड़ा सा इसको लिखने में, अब एक बार कई बार मेरे साथ हुआ है, स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैट्रिक्स में लिखने में गलती कर देता था, माइनस प्लीज जल्दी जल्दी लिखता था, तो कहीं पता माइनस की जगह प्लस लगा दिया या माइनस नहीं लगा, तो कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया, और वहाँ जो ऑप्शन आपको दिए गए होंगे ना, आप पीवाईक्यू में भी देख लीजिएगा, उनमें वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो उनको भी पता है कि अगर स्टूडेंट ये गलती करेगा तो इसके हिसाब के लिए एक ऑप्शन है, वो अगर दूसरी कोई गलती करेगा तो उसका भी अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो उसके हिसाब का भी एक ऑप्शन होगा। तो जब ऑप्शन दिखता है ना हमको, तो हमारा ये दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हमने क्वेश्चन में गलती की है, हम ऑप्शन टिक के निकल गए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन में लगे रहे। तो अच्छे से क्वेश्चन रीड करिए, उसको अच्छे से नोट करिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा, आज को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कई सारे पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू सो मच।